नमस्कार, मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बेहद विशेष कार्यक्रम भृगु ज्ञान बाय कॉन्जियल नियला में। दर्शकों, आज एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों की, उस रिश्ते की जिसमें आमतौर पर तलखी देखी जाती है, तनाव देखा जाता है, किसी न किसी बात को लेकर समय समय पर नोक-झोंक होती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी और प्रबंधन की, मालिक और कर्मचारी की, उद्योगपति और उसके कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की। जी, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भृगु ज्ञान के जानकार विशेषज्ञ कॉन्जियल नियला प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल की। प्रोफेसर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, ये जो प्रबंधन और कर्मचारी के रिश्ते हैं जी, इनमें आमतौर पर तलखी देखी जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। किसी न किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी होती रहती है, कभी धरना प्रदर्शन होता है, कभी उनको मनाया जाता है, वो रूठ जाते हैं तो फिर मनाया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है उनके बीच? इसके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है? जी, देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, सब्जेक्ट है जी, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी पढ़ाई करोगे, कुछ भी करोगे, उसका उपयोग जब करने जाओगे जीवन में जी, तो वो नेचुरली किसी न किसी के लिए करोगे और किसी न किसी माध्यम से करोगे। या तो खुद मालिक बन जाओगे और खुद काम करने लगोगे, ठीक है, या आप किसी के यहाँ नौकरी करोगे, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे, या अगर आप मालिक बनते हो तो आप किसी को नौकरी दोगे, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका कोई मालिक होगा। मालिक का मतलब ये नहीं है कि वो आपका, मतलब वो एक कंसेप्ट ना, बहुत मैनेजमेंट और मालिक में फर्क है। मालिक जो होता है वो एक अकेला चलाने वाला, छोटी सी यूनिट चला रखी है उसने। अब छोटी सी यूनिट भी, बड़ी यूनिट को भी छोटी सी यूनिट का अकेला चला रहे तो छोटी यूनिट ही गिनी जाती है। चलो हम ये मान के चलते हैं कि एक कॉर्पोरेट है जिसमें मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट तो छोटी यूनिट में भी होगी, बड़ी यूनिट में भी होगी, सब में होगी जी। लेकिन कॉर्पोरेट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर होते हैं, ठीक है। और जब छोटी यूनिट होती है या प्रोप्राइटर यूनिट होती है तो एक ही आदमी शायद कई मैनेजरों का काम करता है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप मालिक हैं तो आप एम्प्लॉय करेंगे, पर आपको एम्प्लॉय करने का क्राइटेरिया पता है कि नहीं पता है? अगर आप जिसको भी इंटरव्यू कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया बड़ा सिंपल सा वैसे तो बना हुआ है, आज की तारीख में स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आप कॉल करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और आपको लोगों ने अप्लाई किया और आपने उसकी एजुकेशन स्टडी करी और अपने फील्ड से रिलेटेड जहाँ पर आपको नौकरी चाहिए उसमें उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसको स्टडी किया और अगर वो सूट करता है तो आपने उसको नौकरी दे दी, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसका, वो जब नौकरी पर आए उसका एक्सपीरियंस, मतलब एजुकेशन एक्सपीरियंस आपको मालूम है और आपको क्या चाहिए वो आपको मालूम है, ठीक है, नौकरी के हिसाब से। पर उसका बिहेवियर जो कि सबसे आपके साथ उसका बिहेवियर है, फिर जो आपके बाकी एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि वो नया आ रहा है तो उसके साथ उनका क्या बिहेवियर होगा। आप ये कह रहे हैं कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार जब लेते हैं, किसी पद के लिए आप किसी को बुलाते हैं, रिक्त पदों के लिए जी, तो जब किसी की आप साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं जी, तो उसमें आप उसका एजुकेशन तो देख लेते हैं जी, थोड़ी देर में उसके बातचीत करने के तरीकों को भी समझ लेते हैं, लेकिन उसका बिहेवियर क्या, व्यवहार क्या है, उसको आप नहीं समझ पाते हैं। आप ये कह रहे हैं कभी वो एक्चुअली ये फैक्टर मिसिंग है। मैं ये कहूंगा कि ये फैक्टर हमारे इस एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मिसिंग है, ठीक है। हम लोग जब एम्प्लॉय रखते हैं या हम लोग एम्प्लॉय बनते हैं तो हमें सामने वाले का बिहेवियर, हमें क्या पता कि हमको इसको पड़ोस में थोड़ी रह रहे हैं कि हमें पता होगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे जीवन बिताता है, क्या करता है, और उसका इफेक्ट नौकरी पर आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो घर में जो मर्जी करे, ठीक है। लेकिन अगर उसके घर की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से अगर मेरे काम में इफेक्ट आता है, और मैं अगर छोटी कंपनी चला रहा हूँ, जैसे प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं हम, तो मेरी तो कंपनी बंद हो गई।
तो एक एम्प्लॉय जो मैं रख रहा हूँ उसकी वजह से अगर मैं इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हूँ, पर क्या इस बात को एम्प्लॉय समझ रहा है कि नहीं समझ रहा कि मेरी उसकी वजह से मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? जी, तो भृगु ज्ञान जो है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस देता है। जो नियोक्ता है, जो नियुक्ति करने वाला है, वो उसको क्या करना चाहिए? दोनों को, जो एम्प्लॉय जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, देखो एडवर्टाइजमेंट दिया तो मुझे नहीं पता कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है। और जो नौकरी करने वाला है उसको कम से कम पता है कि मैं इस कंपनी में जाकर के नौकरी करूंगा और ये काम मुझे करना होगा। अब सबसे पहली बात तो ये नेचुरल सी बात है कि क्या मेरी एजुकेशन उससे रिलेटेड है? जी। अगर है तभी मैं अप्लाई करूंगा ना, नहीं तो मैं क्यों अप्लाई करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात जो है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस इसके जो इनको चाहिए उसमें मैच करता है कि नहीं करता है। तीसरी बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इस तरह की इंडस्ट्री में था, जिस इंडस्ट्री में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री अलग तरह की है। तो क्या मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा जी। अगर ये 3 सवाल एम्प्लॉय खुद सोच ले तो मेरे ख्याल से समस्याएं काफी कम हो सकती हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि एम्प्लॉय को कम से कम अपने बिहेवियर के बारे में तो पता होगा ना। बिल्कुल। पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि मेरे को कौन कौन से तत्व जो है वो मेरे सेंसिटिव हैं। ठीक है, तत्वों की बात बाद में करेंगे जी। पहले हम और चीजें आपसे जानना चाहेंगे। जी। आमतौर पर किसी कंपनी में एचआर विभाग के अधिकारी जी और कर्मचारी जो है वो लोकप्रिय नहीं होते हैं। जी। ठीक है ना जी। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। एचआर विभाग ही कर्मचारी और प्रबंधन के बीच सेतु का काम करता है। जी। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि उनके बीच का जो रिश्ता है उनके बीच सामंजस्य अच्छा होना चाहिए? जी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं वो उनमें जो है आपसी सामंजस्य ठीक हो पाता है, या इस तरह का क्या है, क्या वजह है और कैसे ये सही हो सकता है? ये बिल्कुल एक मतलब इसको समझना वैसे बहुत आसान है कि एचआर डिपार्टमेंट को आप मान सकते हैं सास, अगर विवाह को देखें रिश्ता बनता है, नया रिश्ता बनता है, मतलब ये भी तो एक नया रिश्ता बन रहा है ना बेसिकली। और आजकल तो लोग कहने भी लगे हैं कि मैरिज बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अच्छा। इसको मैरिज का ही नाम दे रहे हैं कि अगर मेरी और उसकी अच्छी बनती है तो इसका मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी है। जब तक हम काम करेंगे तो बढ़िया काम करेंगे और वो रिजल्ट आते हैं। मतलब आप फिल्मों में देख लीजिए, फिल्में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए कि एक मैं शोले फिल्म की बात करता हूँ, उसमें उन दोनों की दोस्ती कितनी बढ़िया चलती है। जय और वीरू की दोस्ती एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो पर वो उस दोस्ती में भी दरार आई, कारण हुआ, क्यों हुआ? तो उसमें कारण जो भी रहा हो, हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, पर हम ये बात कर रहे हैं कि वो उस समय में उसको ये कहा गया था कि जय और वीरू की शादी बहुत बढ़िया हुई है और उन्होंने बहुत बढ़िया निभाई है। मतलब मैरिज बिटवीन जय एंड वीरू वाज परफेक्ट। मैरिज का मतलब बेडरूम नहीं होता है, मैरिज का मतलब होता है दो लोगों का जीवन को एक साथ चलाना। आप तो प्रोफेसर साहब मैरिज का एक नया डिफिनेशन दे रहे हैं। मेरे ख्याल से समाज दे चुका है। गे नाम की एक नई जो प्रणाली आई है जिसको कि बहुत चर्चा में रही है, जो कि एक बहुत खतरनाक व्यू है जीवन का समाज के लिए। क्योंकि गे होंगे तो आगे की जनरेशन आएगी नहीं ना। ये तो आप बात समझते हैं, लेस्बियन होंगे अगर फीमेल या गे होंगे मेल तो आगे की जनरेशन कहाँ से आएगी? आप उसको सामाजिक कुरीति के रूप में जी एब्सोल्युटली नहीं, मैं कुरीति की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअली शब्दों को समझने की बात है। मैरिज बिटवीन, मैंने जय और वीरू का एग्जाम्पल क्यों लिया, उसको विवाह बताया। कारण क्या है कि वो विवाह का मतलब, मैरिज शब्द का जो मतलब है वो है कि दो लोग अपना जीवन बढ़िया चला सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे जनरेशन कनेक्टेड है। अच्छा। लेकिन विवाह की जब हम बात करते हैं, मैरिज और विवाह के शब्दों को दो को समझे, अंग्रेजी और हिंदी में जो फर्क है मैं उस फर्क को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैरिज की जगह हम रिश्ते नहीं बोल सकते? रिश्ता नहीं कैसे बोल सकते हैं बताओ, आप खुद बताओ। नहीं, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ। वो क्योंकि रिश्ता जब बात करते हैं तो काम उसमें नहीं आता है बीच में। मतलब मैं क्या काम करूंगा, वो क्या, रिश्ता जब होता है तो जो जिसको मौका मिला, जो काम पड़ा हुआ है उसने देखा और उसको कर लिया।
जैसे मैं इसमें बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, घर की बात करते हैं कि बहू है घर में, ननद है घर में, भाभी है घर में, जेठानी है घर में और सास है घर में। इतने सारे लोग हैं और किचन में एक चाय बनाने का टाइम आया तो उसने देखा कि बहू ने देखा कि सास बिजी है या सास ने देखा कि बहू बिजी है, कुछ काम कर रही है, तो सास उठ के गई और चाय बना दी उसने। लेकिन ससुर के बोले नहीं जी हमें तो चाय जो है बहू के हाथ की ही पीनी है। अब क्या करें? तो बहू ने देखा कि मैं अपना काम जो है, ननद को कहा 2 मिनट तेरे देख लो, क्योंकि बहू जो है वो देख रही थी कि दूध उबल के गिर ना जाए। तो उसने ननद को कहा बहन ये देख ले, आप ये दूध को देख लो, मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। कोई प्रॉब्लम हुई? तो रिश्तों में ये होता है कि जो काम पड़ा हुआ है उसको जो करने की जिसमें भी कैपेबिलिटी है, जितने भी लोग हैं उन्हें जिसको मौका मिले वो उसको कर दे, जाके पूछेगा नहीं। लेकिन जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं वहां पर तो ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि एम्प्लॉय में तो उस एम्प्लॉय को रखा ही उस काम के लिए गया है, तो उसका और कोई काम तो कर नहीं सकता। तो इसलिए रिश्ता वहां पर नहीं हो सकता। लेकिन मैरिज हो सकती है, विवाह नहीं हो सकता, मैरिज हो सकती है। मैरिज का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों को साथ में रहना और उस अपना अपना काम खुद करना। अपना काम खुद करना, हेल्प दूसरे की ले सकते हो, गाइडेंस दूसरे से ले सकते हो, पर काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मैनेजर जो है वो वर्कर का काम नहीं कर सकता, आता जरूर होगा उसको तभी वो मैनेजर बना है, लेकिन वर्कर का काम मैनेजर नहीं कर सकता। और वर्कर मैनेजर का काम नहीं कर सकता। क्यों? अगर वर्कर मैनेजर का काम, वर्कर था उसने एक्सपीरियंस लिया तभी वो मैनेजर बना। तो इन 2 चीजों को समझने की जरूरत है। आज वर्कर जो है वो अपने काम में एक्सपर्ट है तो वो मैनेजर को करेक्शन कर सकता है। मैनेजर को 10 काम करने होते हैं, वर्कर को अपना काम करना होता है। तो मैनेजर गलती कर सकता है वर्कर वाले काम में अगर टांग अड़ाएगा तो। नहीं ठीक है, तो हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें प्रबंधन और कर्मचारी जो है, कर्मचारी किसी भी जगह किसी भी कार्यस्थल का हो, वो चाहे फैक्ट्री हो, कोई कारखाना हो या फिर कोई ऑफिस ही क्यों ना हो, तो उसमें मधुर संबंध कैसे बनेंगे, उसमें क्या करना होगा उसके लिए? जी, अभी आपने ना एक बात जब शुरू की थी तो HR डिपार्टमेंट का नाम लिया। ठीक है। तो आप देखिए कि एम्प्लॉय जो है उसने काम किसी और डिपार्टमेंट में करना है, लेकिन सबसे पहले उसका HR से इंटरेक्शन होगा। HR जो है कोशिश करता है कि वो सुटेबिलिटी देखता है कि एम्प्लॉय जिसने अप्लाई किया है, जो अप्लाई किया है, और वो जो पोजीशन है उस पोजीशन पर आपस में समझने की कोशिश करता है कि ये सुटेबल है कि नहीं है। तो हालांकि सुटेबिलिटी तो वो जो डिपार्टमेंट वाला हेड है वही डिफाइन करेगा कि हाँ ये मेरे को सुटेबल है कि नहीं है, लेकिन HR वाला उन्हीं जो 100 लोगों ने अप्लाई किया, अब 100 लोगों के इंटरव्यू तो HR डिपार्टमेंट वो नहीं लेगा ना, तो उसको 2 लोगों निकालने हैं उसमें से, क्योंकि एम्प्लॉय तो एक ही रखेगा। तो उसमें से 2 लोगों या 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना, मतलब बेस्ट 5 लोग चाहिए, तो वो HR का काम है। तो HR को अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे तो मेरे ख्याल से बहुत सरलता से वो 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकता है जो उस डिपार्टमेंट के उस काम के लिए सुटेबल होंगे। और उसमें सिर्फ जो डिपार्टमेंट हेड है उसको ये देखना है कि उन 5 में से कौन सा जो है ज्यादा रेलेवेंट है, जो अब हमारे एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर अग्रवाल, इसके बाद किस टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। जी। उसके पहले जो है हम आपसे ये जानना चाहते हैं, दरअसल होता क्या है कि हम सभी इंसान हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम कर्मचारियों के साथ मानवीय रिश्ते रखें। जी ठीक है जी। पर इसके लिए सबसे पहले विश्वास या ट्रस्ट पैदा करना होगा। जी। परंतु ये विश्वास कैसे पैदा होगा, और प्रबंधन और कर्मचारी के बीच विश्वास रूपी रिश्ते जो हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से होगी? हाँ, तो उनमें विश्वास की शुरुआत होती है HR डिपार्टमेंट से। कोई भी जो एम्प्लॉई या जो अप्लाई कर रहा है उसका सबसे पहले इंटरेक्शन HR में ही होगा। हाँ ठीक है, ये तो आपने बताया, मैंने बताई। तो HR में जब आता है वो, और वो HR वाला उसको कैसे प्रेजेंट करेगा आगे डिपार्टमेंट हेड को, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
ठीक है। वहाँ पर एचआर वाले को ध्यान रखना है कि उसके लिए जॉब जो काम करना है वो इम्पोर्टेंट है, कॉर्पोरेट इम्पोर्टेंट नहीं है। या कौन कर रहा है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको जॉब को देनी है, फिर उसको देनी है कि वो जो एम्प्लॉय आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो किस तरह के कितने प्रेस्टिजियस कॉर्पोरेट में उसने अप्लाई किया है। तो प्रेस्टिजियस का जो लेवल है वो एचआर का ही आदमी उसको एक्सप्लेन कर सकता है। नहीं, ठीक है। इसके पहले आप बता रहे थे जी कि यदि कोई किसी कंपनी में 30 व्यक्ति चाहिए, जी, कि 30 कर्मचारी जी, चाहिए काम जी, करने वाले, जी, जी। और किसी को 600 कर्मचारी चाहिए, जी, तो वो जो मैनेजर रखेगा जी। या फिर उनको हैंडल करने के लिए जो भी व्यक्ति हाँ को जी, हाँ अपॉइंट जी, करेगा, हाँ जी। तो वो आप कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके हाँ, बारे में बता इसमें रहे थे, बहुत वो जरूरी हमारे है। दर्शकों को एक बार बताइए कि कैसे, बल्कि दर्शक ये जो हम एपिसोड अभी लोगों के लिए जी, लेकर आए हैं, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ जी। क्योंकि ये उद्योग से जुड़ा हुआ मामला है, उद्योग से जुड़ा हुआ विषय है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ विषय है। जब हमारा उद्योग विकास करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। जी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन उद्योगपतियों के लिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने चलाते हैं। उनको ध्यान देने की जरूरत होगी कि वो अगर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं या फिर जनरल मैनेजर नियुक्त कर रहे हैं, एक छोटा कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस पर क्या विशेष रूप से उनको ध्यान देना चाहिए, ये प्रोफेसर अग्रवाल हमें बता रहे हैं। चूंकि ये खुद जो है वो बहुत बड़े इंजीनियर रह चुके हैं, ये कर्मचारी भी रह चुके हैं और मैनेजर भी रह चुके हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी रह चुके हैं, उद्योगपति भी रह चुके हैं। तो ये बेहतर ढंग से समझते हैं कि आप जब कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तो उसमें जो है क्या किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जी प्रोफेसर अग्रवाल, जो हम आपसे पूछ रहे थे, हाँ, उसके बारे में जरा सा लोगों को। ये बहुत जरूरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जी।